नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम त्रिवेंद्र ने की पीएम मोदी से मुलाकात, बताया चमोली आपदा का हाल। सीएम ने राज्य में हिमनद व जल संसाधन के केंद्र बनाने का बताया जरूरी। मंत्रिमंडल के विस्तार को मिली हरी झंडी, मुख्यमंत्री जल्द करेंगे प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 नए मंत्री बनेंगे, विभागों में भी होगा फेरबदल। केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात, रुद्रप्रयाग में टनल निर्माण के लिए 225 करोड़ मंजूर। सड़क निर्माण के लिए भी 48 करोड़ रुपए की धनराशि होगी जारी। उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर बड़ा फैसला, कोविड टेस्ट के बाद ही विधायकों और अधिकारियों कर्मचारियों को मिलेगा विधानसभा में प्रवेश। 5 महिला संत समेत 23 संतों की होगी महामंडलेश्वर पद पर ताजपोशी। जूना अखाड़ा सामाजिक सद्भाव के पेश करेगा मिसाल। उत्तराखंड में फरवरी में हो रहा मार्च के मौसम का एहसास, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार। तापमान में लगातार इजाफा किया जा रहा है दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिला कमांडो का उत्तराखंड पुलिस में शामिल होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। वहीं इस दौरान उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार सहित तमाम पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। बता दें कि 22 महिला कमांडो का दस्ता ट्रेनिंग के बाद एटीएस का हिस्सा बनेगा, जहां हरिद्वार महाकुंभ में पहली तैनाती होगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर पैनी नजर रखी जाएगी। खबर लक्सर से है। ससुरालियों ने विवाहिता को पीट कर न सिर्फ घर से निकाल दिया, बल्कि यह भी धमकी दी है अगर उसने पुलिस से शिकायत की तो उसे और उसके मायके वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मामला ये था कि पीड़िता पिछले दिनों कोरोना की चपेट में आ गई थी। ठीक होने के बाद विवाहिता बीमारी पर खर्च हुए पैसे अपने मायके वालों से नहीं दिला पाई, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। सर, जब पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मेरा कोरोना हुआ। कोरोना के बाद उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद अब वो मेरे को पैसों की मांग कर रहे हैं। मेरी भाभी रिंकू रस्तोगी, हैप्पी रस्तोगी और भारती रस्तोगी और श्रेष रस्तोगी, ये सब जने मुझे पैसों के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। अब मुझे कहीं से पुलिस को भी कहा मैंने, पुलिस ने भी कुछ नहीं करा। फिर मैं महिला आयोग में गई हूँ, उधर से 5 तारीख की डेट आई है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर ससुराल चली जाऊँ। टिहरी जनपद के घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने नई टिहरी स्थित बीजेपी कार्यालय में कहा कि कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध भ्रामक प्रसार कर रहे हैं, जो कि उनके खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं टिहरी जनपद के घनसाली के भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह ने नई टिहरी स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि घनसाली विधानसभा में कुछ लोगों द्वारा मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि मेरी छवि को खराब व धूमिल करने का प्रयास किया गया है। मेरी लोकप्रियता 4 साल के कार्यकालों को इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। अब ये मेरे व्यक्तिगत चरित्र पे उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सामने जो विषय आए हैं, ये मैं इनको कोर्ट में भी चेतावनी देने का काम करूँगा। मैं इनको किसी भी हिसाब से किसी भी तथ्यों पे बख्शने का काम नहीं करूँगा। मेरे मन को बड़ी ठेस पहुँची है, मेरी भावनाओं को बड़ी ठेस पहुँचने का काम किया इन लोगों ने। मेरे चाल चरित्र पे उंगली उठाने का, मेरे व्यक्तिगत चरित्र पे उंगली उठाने से पहले इन लोगों से मेरे से संवाद कर देना चाहिए था। पहाड़ी क्षेत्रों में नशे को बढ़ता व्यापार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। मैदान क्षेत्रों में तस्कर बड़ी मात्रा में स्मैक पहाड़ों में पहुंचा रहे हैं, जिसको कोर्ट द्वार नशे के बाद अब श्रीनगर नशे का हब बनता जा रहा है। यहाँ युवा बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को काउंसलिंग भी की जा रही है। एसएसपी पी रेणुका देवी ने कहा कि युवा नशा तस्करों की नज़र में है। पुलिस इसको रोकने के लिए अपने स्तर पर कार्य कर रही है। अपने पूरे जीवन में नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। श्रीनगर एजुकेशनल हब होने के कारण यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा ड्रग्स की ज़्यादा अफेक्टेड है। तो हमारे पास अभी तक लगभग 80-90 स्टूडेंट्स की लिस्ट हमने पुलिस
उनके परिवार को भी बुला के हमने काउंसलिंग किया है। तो हम लगातार यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को फोकस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने यहाँ पर अवेयरनेस कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम किसान अध्यक्ष दलजीत सिंह के नेतृत्व में 3 सूत्री मांगों को लेकर डोईवाला चीनी मिल के गेट पर धरना दिया। किसानों का आरोप है कि मिल प्रशासन किसानों की अनदेखी कर किसानों के गन्ने की सप्लाई को प्रभावित कर रहा है। किसानों को भुगतान भी समय पर नहीं मिल पा रहा है और गन्ने के मूल्य को निर्धारित अभी तक नहीं किया गया है। इन तीनों मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चे के तमाम किसान पूरे दिन शुगर मिल में प्रदर्शन करते रहे। वन पंचायत परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और मिल प्रशासन के साथ वार्ता कर सभी की मांगों पर सहमति बनाई। इस तरह से माननीय हमारे राज्य मंत्री जी आए हैं यहाँ पे, उनके द्वारा हमारी काफ़ी जो है किसानों की बात को रखा भी गया और मनवाई भी गई बहुत हद तक। हम उनकी जो है इनकी जो कार्यशैली है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी और खुश भी है कि किसानों के लिए एकदम से खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात एक और है कि यदि रेट की बात पर अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो मैं दोबारा से ये बालियान जी की बात को रिपीट करता हूँ कि किसान जो है आंदोलन के लिए बाध्य रहेगा और इन चीज़ों पे सरकार को सोचना भी चाहिए। देखिए हर तरफ से डीजल पेट्रोल हर चीज़ की रेट बढ़ गई। अल्टीमेटली जो खेती है वो डिपेंड हो चुकी है डीजल पे और मशीनरी पे। इस वजह से मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि सरकार जो है गन्ने के रेट के बारे में विचार करें, उसको बढ़ाएं। ये हमारा डोईवाला क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान सभी हमारे भाई हैं, मैं स्वयं भी किसान हूँ और किसान के दुख दर्द को हम सब लोग समझते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई पहुँचे हैं, उनके प्रतिनिधि पहुँचे हैं, सब लोगों को किसानों की चिंता है और इस मैटर को हमने गंभीरता से लिया और मैं इसलिए अपने किसान भाइयों के बीच आया हूँ। मैंने शुगर मिल प्रशासन से वार्ता की और हमारे किसान प्रतिनिधि भी उस वार्ता में शामिल हुए और सबकी सहमति से इसका समाधान निकाल लिया गया है। अब सुचारू रूप से फैक्ट्री प्रारंभ कर। आतंकवादियों की हर गतिविधियों को नाकाम कर उन्हें नेस्तनाबूद करने की दिशा में उत्तराखंड के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS विंग में पहली बार महिला कमांडो दस्ते में शामिल की जा रही हैं। पहले हरिद्वार फिर नरेंद्रनगर इन महिलाओं कमांडो दस्तों को बेसिक ट्रेनिंग जोर शोर से चल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। आतंकवादियों की हर गतिविधियों को नाकाम कर उन्हें नस्तेनाबूद करने की दिशा में उत्तराखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड विंग में पहली बार महिला कमांडो दस्ते को शामिल किया जा रहा है। पहले हरिद्वार फिर नरेंद्रनगर में इन महिला कमांडो दस्ते की बेसिक ट्रेनिंग जोर शोर से चल रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पहली बार उत्तराखंड पुलिस में महिला कमांडो तैयार किए गए हैं और इनको उत्तराखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। यही नहीं, इन महिला कमांडो की पहली ड्यूटी महाकुंभ में लगाई जाएगी। इसके बाद भविष्य में ATS अभी ड्यूटी में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इन सभी महिला कमांडो की ट्रेनिंग पहले हरिद्वार में और फिर नरेंद्रनगर में कराई गई है। इन सभी महिला कमांडो को बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सम्मुख डेमो कराया जाएगा। पहली बार उत्तराखंड पुलिस में महिला कमांडो तैयार किए गए हैं और इनको हम अपनी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में इनको शामिल करेंगे और ये कुंभ ड्यूटी में भी इनको यूज किया जाएगा और भविष्य की सभी ATS की सभी ड्यूटीज में इनको यूज किया जाएगा। इनकी ट्रेनिंग पहले हमने ATC हरिद्वार में करवाई और फिर PTC नरेंद्रनगर में करवाई जा रही है और कल इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका इनके सामने इनका डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट महिला कमांडो दस्ता देहरादून पुलिस लाइन में अपना डेमो मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करेगा। वहीं ATS विंग में पहली बार शामिल होने वाली महिला कमांडो भी जोश और जज्बे से उत्साहित हर कठिन ऑपरेशन को सफल बनाने वाली चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग ले रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल पर ATS विंग में शामिल होने वाली महिला कमांडो दस्ते की ट्रेनिंग तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद इसमें शामिल महिला फोर्स ATS विंग का हिस्सा बनने के चलते कुछ और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। जितने स्ट्रॉन्ग पुरुष हैं उतने ही स्ट्रॉन्ग महिलाएं भी हैं, क्योंकि मुख्य रूप से आम अवधारणा यही है कि पुरुष कमांडो बन सकता है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो तो महिलाएं भी महिला कमांडो बन सकती हैं। साथ ही बताया कि 22 महिलाओं का एक दस्ता तैयार किया गया है और फिर इनका फिटनेस जांचने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया।
आधुनिक हथियारों से लैस होकर सुबह से शाम तक ट्रेनिंग के अलग अलग सत्र में पसीना बहाती ये महिला कमांडो का दस्ता हर उस तकनीक को सीखने में उत्साह दिखा रहा है जिससे पार पाकर उनको आतंकवादियों से हर मंसूबों को समय रहते नस्तेनाबूद करना है। आंखों में काला कपड़ा पहनकर प्रशिक्षण देने वाली इस महिला कमांडो को बिना देखे पलक झपकते ही ऑपरेशन को सफल बनाने की वह हर तकनीक से रूबरू कराकर प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे वह आम से लेकर खास लोगों की मुसीबत के समय आतंकी गतिविधियों से निजात दिला सके। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। रुद्रपुर शहर में उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यू वीनस शैक्षिक वेलफेयर सोसाइटी का सेंटर शुभारंभ हुआ है। संस्था के अध्यक्ष और प्रधानाचार्य रेशमा खान ने बताया कि सेंटर में अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें केंद्र व राज्य सरकार के समस्त विभागों में आयोजित स्टेनो अशुपीलिक प्रतियोगिताओं की तैयारियों में मदद मिल सकेगी। खाटिमा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बनी महिला समूह के मेहनत रंग लगी है और महिलाओं के समूह द्वारा तैयार किए जा रहे मशरूम को बाजार में अच्छा भाव मिलने के साथ ही महिलाओं की स्वरोजगार में भी मिल रहा है। वहीं उद्यान विभाग के अधिकारी उधम सिंह नगर जिले की सीमांत खटीमा में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं को 9 क्विंटल मशरूम उत्पादन करने की बात कर रहा है। तो हमें बेनिफिट समूह की तरफ से जो है मशरूम मिला। हमें मशरूम हम लोग उसको बेच रहे हैं 100 रुपये किलो और उसमें फायदा हो रहा है हम लोगों को। छोटे छोटे पॉली हाउस बने हैं उसमें भी बेनिफिट हो रहा है हम लोगों को। उधम सिंह नगर खटीमा के नगर पालिका में बीते 3 महीने पालिका की कूड़ा गाड़ी की चपेट में आने से एक युवती ने अपने ही एक हाथ गंवा दिया था। अब पीड़िता युवती नगर पालिका में मुआवजा के लिए चक्कर काट रही है। वहीं न्याय के लिए दर-दर भटक रही युवती को लेकर नगर पालिका प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ की आपसी विवाद का खामियाजा दिव्यांग पीड़ित को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अब नगर पालिका अध्यक्ष ईओ के मामले में कार्रवाई के निर्देश देने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी ने उसको संज्ञान में ले रखा है और अध्यक्ष जी उसको स्वयं जो है कुछ न कुछ निर्णय लेने के लिए इनिशिएटिव रूप से। और सीधे आपको ले चलते उत्तर प्रदेश के लखनऊ जहां विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। ये संवाद है आपस में सहमति और सहमति हम सबके बीच में हो सकती है लेकिन संवाद का ये सिलसिला चलता रहना चाहिए बने रहना चाहिए और 48 मान्य सदस्यों का इसमें भागीदार बनना बल्कि मेरी तो इच्छा थी कि और भी मान्य सदस्य इसमें भागीदार बने क्योंकि इसे राज्यपाल का अभिभाषण विधानमंडल के लिए सरकार का एक दस्तावेज होता है वैसे ही जैसे संसद के लिए महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है शासन की उपलब्धियां और भावी योजनाएं इस अवसर पर अभिभाषण के माध्यम से रखी जाती हैं और एक दिशा एक दृष्टि न केवल सरकार के लिए बल्कि प्रदेश के लिए सदन में हुई चर्चा परिचर्चा के माध्यम से प्राप्त होती है। मैं इसके लिए श्री राज्यपाल जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जिन सभी मान्य सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के इस चर्चा में भाग लिया या इस चर्चा
मैं उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति रही है। कुछ मान्य सदस्य वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं, उन सभी के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन महोदय, जो परिपाटी अच्छी चीजों की बनती है और मैं विनम्र आग्रह करूंगा अपने विपक्ष के मित्रों को, खासतौर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष तो काफी सहज हैं, सरल हैं, लेकिन गलत पार्टी में होने के कारण अक्सर भटक जाते हैं। अन्यथा वे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। राज्यपाल जी अभिभाषण करने के लिए आए थे। राज्यपाल या राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख है। अगर अपने संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान चुना गया सदन नहीं करेगा, लोकतांत्रिक प्रणाली के सामने स्वयं एक गंभीर संकट खड़ा होगा। इसलिए संवैधानिक प्रतीकों, संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान चुने गए जनप्रतिनिधियों का दायित्व होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस मामले में हम लोग चूक करते हैं। परिपाटी अच्छी होनी चाहिए, परिपाटी अच्छी, जैसे इस विधान सभा ने पिछली चर्चाओं में 2019 में 2020 में हम लोग उस प्रकार की किसी चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाए वैश्विक महामारी कोरोना के कारण। लेकिन 2019 में इस मामले में काफी अच्छे काम हुए थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 36 घंटे की डिबेट, देश का पहला कोई लोकतांत्रिक मंच था और खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस पे चर्चा की और माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के ये सभी गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, यानी आप देखेंगे जो चर्चा इस विधानमंडल में हो रही थी कोविड के दौरान, उस चर्चा ने हमें एक बल दिया उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। या फिर अन्य मुद्दों पर भी यहां पर संविधान दिवस के अवसर पर भी 26 नवंबर 2019 को इस सदन ने बैठ करके एक चर्चा की थी। हम फंडामेंटल राइट की बात तो करते हैं, लेकिन हमारी संवैधानिक कर्तव्य क्या हैं, इस पे भी क्या सदन चर्चा करेगा। और पहली बार किसी सदन में अपने संवैधानिक कर्तव्यों पर भी चर्चा हुई थी और वो उत्तर प्रदेश विधानसभा है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय सदस्यों ने, सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को भी रखा था और साथ साथ अपने उन दायित्वों का बोध भी करते हुए समाज के सामने एक बहुत पॉजिटिव संदेश भी दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित बिल पर भी एक स्पेशल सेशन बैठा था और तब भी सदन में चर्चा हुई थी। हमने टालने की रणनीति नहीं अपनाई। एक चर्चा जिसके लिए विधायिका का मंच बना हुआ है, उसका बेहतर उपयोग। और राज्यपाल भी जब आती हैं तो श्री राज्यपाल का सम्मान करना सत्ता पक्ष विपक्ष इस सबका सामूहिक दायित्व है। राज्यपाल पार्टी का नहीं, प्रदेश का है। और प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के प्रति सम्मान का भाव होना, उसी प्रकार से जैसे संवैधानिक प्रतीकों के प्रति हम लोग सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं, विधायिका के मंच पर राष्ट्रपति जी के लिए, राज्यपाल जी के लिए, न्यायपालिका के प्रति कोई भी विपरीत और प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हो सकती है, नहीं करनी चाहिए। परिपाटी तो ये है। लेकिन उस सब के बावजूद भी जिस प्रकार का आचरण देखने को मिल रहा, वास्तव में वह पीड़ादायक है, चिंताजनक है। और मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे महोदय इस बात पर अवश्य चिंता होती है कभी कभी कि वास्तव में मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें
अपने सदन को इस बारे में तैयार करना होगा। क्यों जनता के मन में एक जनप्रतिनिधि की छवि इतनी सेवा करता है, दिन रात कार्य करता है, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनता है, लेकिन उस सब के बावजूद जो विश्वास का प्रतीक उसे बनना चाहिए नहीं बन पाता है। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ही एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, एक दूसरे को भ्रष्ट और बेईमान बनाने के लिए हर प्रकार की रणनीति अपनाते हैं और उस प्रकार के वक्तव्यों को देते हैं, और उसका परिणाम है कि जहां कहीं भी कोई जनप्रतिनिधि जाता है, मुझे याद है आज से लगभग 18 साल पहले की घटना है। उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एक बैठक हम लोगों की चल रही थी। उस समय एक माननीय सांसद आए दौड़े दौड़े और उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, साहब हम लोगों को लेट हो गया, ट्रेन में हम लोग चल रहे थे, तब तक एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, साहब मैं फलानी पार्टी का नेता हूं। कहा, नेता शब्द सुनते ही पब्लिक उस पर टूट पड़ी, पब्लिक उसको मारने लग गई, बड़ा विवाद हुआ है, किसी प्रकार से बचा करके हम लोग लेकर के आए हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? ये क्षरण क्यों हुआ है? कोई बात तो होगी। और महोदय, मैं उस आचरण के लिए कृपया कोई इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे, लेकिन मुझे अज्ञेय की कुछ पंक्तियां याद आई हैं। आप साहित्यकार हैं, साहित्यिक विधा में पारंगत हैं, और इसलिए अध्यक्ष जी मुझे वे पंक्तियां जब अज्ञेय की याद आई। अज्ञेय एक यथार्थवादी चिंतक थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सर्प, तुम कभी नगर नहीं गए, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने विष पाया और कहां से सीखा डसना। क्या हम अपने आचरण से इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं? इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था, या राज्यपाल जी के बारे में यहां पे टिप्पणी करना इस संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था। ये वास्तव में हम विधायिका को अब एक अविश्वसनीयता के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। पब्लिक हमें संदेह की नजरों से इसलिए देखती है क्योंकि हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके दायरे में आ जाता है। फोटो तो सबका आता है, आ जाता है उसमें। भाई हम बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश, आखिर यहां पे हम लोग एक तरफ मांग करते हैं कि सारी जितनी भी व्यवस्था हो इसका लाइव हो, लेकिन उसके बाद हमारे भाषण क्या होते हैं कि राज्य क्या क्या सत्ता पक्ष का ही है क्या? ये राज्य आपका नहीं है क्या? ये राज्य के प्रति क्या केवल किसी पक्ष का दायित्व है, आपका कोई दायित्व नहीं है क्या? जब आप लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, और एनसीआरबी की घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके जब हम प्रस्तुत करते हैं तो देश और दुनिया के अंदर हम मैसेज क्या देते हैं, संदेश क्या देते हैं? और वही स्थिति थी, वो बड़ी पीड़ादायक स्थिति थी। राज्यपाल महोदया एक संवैधानिक प्रमुख और दूसरा महिला। अगर आप इसको परिपाटी मान लेते कि भाई संवैधानिक प्रमुख का हमें सम्मान करना है तो ये बहुत अच्छी बात होती, लेकिन अगर वह नहीं होता तो कम से कम महिला के नाते तो सम्मान कर लेते। कभी नहीं किया। एक नई परिपाटी बन गई है। और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था। ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे।
लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। एक बार एक घटना हुई, और मैं सही बता रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी सुनते होंगे। मैं एक कार्यक्रम में गया था। आप जानते हो कि मैं फील्ड में कहीं जाता हूं तो कुछ चीजें कार्यक्रम का हिस्सा होती हैं। जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल तो नहीं खुले, तो मैं अक्सर जाता हूं तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में जाऊं, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है। और इसीलिए हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत लगभग 93,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प से उसकी आमूल परिवर्तन और बुनियादी सुविधाओं से अच्छा दी। मेरा अकेले योगदान नहीं, इस पूरे सदन के हर सदस्य का उसमें योगदान है। हर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का उसमें योगदान है। कुछ लोगों ने विद्यालय अडॉप्ट किए, कुछ लोगों ने अन्य तरीके से वहां पर उसमें योगदान किया, और उसके बाद ये सब परिवर्तन हुआ, बच्चों की संख्या बढ़ी। मैं जाता हूं, अक्सर जाता हूं, उसी में आंगनबाड़ी में भी जाते हैं, उसी में कुछ लोग अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम रख